Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 8 of the fourth chapter Motion in a Plane of class 11. In this part, I am going to solve some problems which are based on the addition of vectors using triangle law of vector addition and parallelogram law of vector addition. Starting from problem number 1, which is a boy walks 5 meters towards east and then turns at an angle of 60 degree to the north of east and then walks 5 meters. Calculate the net displacement of the boy. Also find the direction of the net displacement. This problem is based on the triangle law of vector addition. एक बॉय है, लड़का है, जो कि 5 मीटर इस डायरेक्शन में मूव करता है. 5 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम, सपोज करते हैं कि वह ओ पॉइंट से स्टार्ट करता है मोशन. जो बॉय है, लड़का, ओ पॉइंट से मोशन स्टार्ट करता है इस डायरेक्शन, एक्स एक्सिस के लॉन्ग इस डायरेक्शन होगा और 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है. मतलब ओ इज इक्वल टू 5 मीटर. ओ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय along the east direction which is 5 मीटर. That means, और उसके बाद 60 डिग्री का टर्न लेता है. वहाँ से ए पर पहुँच करके, ए पॉइंट पर पहुँच करके 60 डिग्री का टर्न लिया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, और फिर जो है 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट अगेन कवर किया. मतलब ए बी डिस्प्लेसमेंट बी तक पहुँचा. मतलब ए बी डिस्प्लेसमेंट जो है ए पॉइंट से बी तक वह पहुँचा. वो है 60 डिग्री का टर्न लिया एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से, एक्स एक्सिस से, और फिर डिस्प्लेसमेंट कवर किया d2 इजकल टू d2 वेक्टर इजकल टू 5 मीटर. तो कैलकुलेट द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय, ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द नेट डिस्प्लेसमेंट. अब उस बॉय का नेट डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है. तो नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, स्टार्टिंग जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट बॉय का वो है, और जो फाइनल पॉइंट है जहाँ पर वो पहुँचा है बी पॉइंट, उन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस, डायरेक्ट जो डिस्टेंस होगा, और शॉर्टेज डिस्टेंस कहें या डायरेक्ट डिस्टेंस कहें, डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट वेयर द बॉय रीचेज. तो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. इनिशियल पॉइंट अपना प्रारंभिक बिंदु है, और अंतिम बिंदु जहाँ वह पहुँचा, जहाँ से मोशन स्टार्ट किया वो पॉइंट है. जहाँ अंतिम तक पहुँचा जिस दूसरे पॉइंट पर, वह बी हो गया, और दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन हो गया वह डिस्प्लेसमेंट हो गया. तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय क्या होगा, ओ बी होगा, जो कि डी वेक्टर होगा. इसी का मैग्नीट्यूड हमको कैलकुलेट करना है, और इसका डायरेक्शन, मतलब रिजल्टेंट जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वह जो इनिशियल डायरेक्शन है उस बॉय का इस डायरेक्शन में ओ ए, उसके साथ कितना एंगल फॉर्म करेगा वह निकालना है, विच विल बी द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओ बी. ये दोनों कैलकुलेट करना है, और दोनों में हम यहाँ पर दोनों कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द फार्मूला ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो यहाँ ट्रायंगल लॉ से जो रिजल्टेंट होगा ओ ए प्लस ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इजकल टू ओ बी वेक्टर. मतलब ट्रायंगल लॉ यहाँ अप्लाई हो रहा है. दो वेक्टर का सम, दो वेक्टर अगर ट्रायंगल के दो साइड से, दो एडजेसेंट साइड, दो सेम ऑर्डर में लिए गए साइड से रिप्रेजेंट हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट d1 वेक्टर जो 5 मीटर है इस डायरेक्शन में, वह वो साइड से रिप्रेजेंट है ट्रायंगल का, और फिर डिस्प्लेसमेंट, दूसरा डिस्प्लेसमेंट जो कि एक्स डायरेक्शन से, उसका एक्स डायरेक्शन से 60 डिग्री एंगल पर है. तो वह उस डायरेक्शन में किधर है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट है. ये डायरेक्शन जो है नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, माने इस डायरेक्शन से 60 डिग्री एंगल पर वह नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है. इस डायरेक्शन का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बॉय 60 डिग्री एंगल पर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है. तो ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन हो गया. तो ये एंगल 60 डिग्री है. मतलब दोनों डिस्प्लेसमेंट के बीच में लाइन ऑफ एक्शन जो है वो 60 डिग्री है, और रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट हो गया इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन. सो इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट. Displacement along each direction, that displacement is represented along OB, represented by side OA of the triangle. OA is the displacement of the boy along the x direction. OA जो है उस लड़के का, बॉय का डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में. तो डिस्प्लेसमेंट d1 OA को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. OA वेक्टर का जो मॉड है इजकल टू d1 वेक्टर का मॉड, इसको d1 से रिप्रेजेंट किए हैं, और ये 5 मीटर है जो कि किधर है, ईस्ट along ईस्ट डायरेक्शन.
ये डिस्प्लेसमेंट है एलोंग ईस्ट, दैट मीन्स एलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये पूर्व दिशा में डिस्प्लेसमेंट है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस को ईस्ट डायरेक्शन माना जा सकता है। और उसके बाद नॉर्थ ऑफ ईस्ट, उसके बाद जो डायरेक्शन है नॉर्थ ऑफ ईस्ट कितने एंगल पर, ईस्ट से ईस्ट डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल पर वह बॉय लड़का टर्न लेता है और वह ए बी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है नॉर्थ ऑफ ईस्ट। फिर कितना 5 मीटर ही है, D2 इज अगेन 5 मीटर इन एलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मेकिंग एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब टर्न लेता है लड़का, माने वो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर कवर करने के बाद, इस डायरेक्शन में कवर करने के बाद अब 60 डिग्री का टर्न लेता है इस डायरेक्शन से, और ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में उत्तर पूर्व दिशा में वह 5 मीटर अगेन डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो फाइनल उसका पोजीशन बी हो गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा उसका इनिशियल पोजीशन ओ और फाइनल पोजीशन बी को ज्वाइन करने वाला लाइन, दैट इज ओ बी लाइन। तो टेंगल लॉ का यूज करके भी ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर, तो हम डी निकाल कर लेंगे, डी इक्वल टू डी वेक्टर इक्वल टू D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर। तो इसलिए डी का मॉड हो जाएगा रूट अंडर D1 मॉड स्क्वायर यूजिंग द टेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज d mod इक्वल टू रूट अंडर D1 मॉड स्क्वायर प्लस D2 मॉड स्क्वायर प्लस 2 D1 मॉड D2 मॉड इंटू कॉस थीटा। और फिर डायरेक्शन भी निकालना है रिजल्टेंट का, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी का एक्स एक्सिस से कितना, एक्स एक्सिस से या इस डायरेक्शन से जो इंक्लिनेशन है उसको हमने अल्फा सपोज किया है, तो उसका भी फॉर्मूला हम यूज करके tan अल्फा इक्वल टू D2 मॉड साइन थीटा अपॉन D1 मॉड प्लस D2 मॉड कॉस थीटा। तो जो प्रॉब्लम में दिया है तो वे से रिप्रेजेंट किए हम डिस्प्लेसमेंट उसका ईस्ट के लॉन्ग 5 मीटर है, और फिर ए बी से रिप्रेजेंट किए हैं 60 डिग्री एंगल पर, ए बी से रिप्रेजेंट किया हूँ डिस्प्लेसमेंट बॉय का किधर, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का टर्न लिया है, ये भी कितना है 5 मीटर है, और एट एंगल 60 डिग्री टू द नॉर्थ ऑफ ईस्ट ये डिस्प्लेसमेंट है, एट एंगल एट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट टू द नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट टू द नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हमें निकालना है डी का मॉड, जो ये डिस्प्लेसमेंट है नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय, नेट डिस्प्लेसमेंट ये निकालना है उसका मॉड, नेट डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर मॉड हमको निकालना है, और फिर इसका डायरेक्शन निकालना है। नेट डिस्प्लेसमेंट का ओरिजिनल डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन से इंक्लिनेशन कितना है, अल्फा है, वो अल्फा भी कैलकुलेट करना है। वी हैव ऑल्सो कैलकुलेट अल्फा इक्वल टू व्हाट। नाउ यूजिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन वी हैव ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर, एंड देन by using the formula we can obtain the magnitude of net displacement D vector. Now using triangle law of vector addition in this problem, in this figure, using triangle law of vector addition, we have OA वेक्टर जो कि बॉय का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता है, जो कि मैग्नीट्यूड 5 मीटर है। OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, मतलब ये दोनों वेक्टर को ट्रायंगल के दोनों साइड से रिप्रेजेंट किए हैं, दोनों डिस्प्लेसमेंट D1 और D2 को। तो दोनों का जो सम होगा वह दोनों का सम ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट होगा, जिसको कि सेम ऑर्डर में लिया जाएगा, दैट इज OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, जिसको सेम ऑर्डर या सेम डायरेक्शन में लिया जाएगा। और जो रिजल्टेंट होगा वह अपोजिट ऑर्डर में होगा, मतलब O to B होगा, नॉट B to O। तो रिजल्टेंट वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में ट्रायंगल के थर्ड साइड से रिप्रेजेंट हुआ OB से, लेकिन डायरेक्शन उसका अपोजिट है, और दोनों साइड से जो दो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट किए गए हैं, D1 इक्वल टू 5 मीटर और D2 इक्वल टू 5 मीटर, वह सेम डायरेक्शन में थे दोनों,
ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट है, तो रिजल्टेंट जो वेक्टर हुआ दोनों का D1 वेक्टर और D2 का, वह ट्रायंगल के थर्ड साइड से रिप्रेजेंट है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। डायरेक्शन इसका, अब इस दोनों वेक्टर का डायरेक्शन जो था डिस्प्लेसमेंट का, वो ए एंड देन ए बी। अब बी ओ ना होकर के क्या होगा, O to B होगा, नॉट फ्रॉम B to O। तो ट्रायंगल लॉ, यूजिंग ट्रायंगल लॉ, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर नॉट बी ओ वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर। और ओ ए वेक्टर है D1, ओ ए वेक्टर को रिप्रेजेंट किए हैं D1, उसका जो मैग्नीट्यूड है D1 वेक्टर, दैट इज D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर। और जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वह इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग टू द फाइनल पॉइंट ऑफ द बॉय, ओ से स्टार्ट किया था वो पॉइंट से और बी पॉइंट पर पहुंचा था। तो ये नाउ द नेट डिस्प्लेसमेंट यूजिंग द फार्मूला ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। द नेट, दोनों के बीच का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो थीटा इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री है, दोनों के बीच का एंगल लाइन ऑफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यूजिंग द फार्मूला of triangle of vector addition, the magnitude of net displacement, resultant displacement is magnitude of the net displacement. Net means total displacement और resultant displacement जो कि वो भी है net displacement is OB vector mod means D vector mod. OB is the net displacement in figure equals to D mod of D vector, जो कि net displacement को हमने D vector से रिप्रेजेंट किया है, इक्वल टू रूट अंडर D1 स्क्वायर, D1 mod स्क्वायर दैट इज D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस 2 mod of D1 दैट इज D1 इंटू D2 mod of D2 दैट इज D2 इंटू cos थीटा, थीटा इज 60 इन दिस केस। दोनों डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो दो डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया वो है 5 मीटर ईस्ट के लॉन्ग और फिर 60 डिग्री से ईस्ट डायरेक्शन से टर्निंग लेकर के फिर 5 मीटर ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का जो लाइन ऑफ एक्शन है वह 60 डिग्री है। तो नाउ वी हैव वैल्यू पुट कर देंगे, D1 इज 5, D2 इज ऑल्सो 5, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट D1 एलोंग ईस्ट डायरेक्शन वाज 5, थीटा इक्वल टू 60, अल्फा हम कैलकुलेट कर लेंगे फिर एक और फार्मूला ट्रायंगल लॉ में यूज करके, D1 5 स्क्वायर प्लस D2 इज ऑल्सो 5 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू cos 60 डिग्री दैट इज रूट अंडर 25 5 स्क्वायर फिर 5 स्क्वायर 25 प्लस 2 5 इंटू 5 25 इंटू 2 50 25 5 इंटू 5 25 इंटू 2 50 इंटू cos 60, ऐसे भी कैंसिल 2 हो जाता, तो 2 इंटू वी कैन राइट इट 2 इंटू 25 मल्टीप्लाइड बाई हाफ, 2 कैंसिल हो गया ऊपर और नीचे, दैट इज 25 प्लस 25 प्लस 25 दैट इज रूट अंडर 75 दैट इज 5√3 25 इंटू 3 75 इज 25 इंटू 3, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, 5√3 ये मीटर। दिस इज द आंसर। नाउ दिस इज द आंसर, नेट डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर मॉड ऑफ डी वेक्टर इज 5√3 मीटर। और इसके या अदरवाइज वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ √3 एज 1.73 या 1.732, देन वी कैन फाइंड इट एज नाउ 5 मल्टीप्लाइड बाई 1.732 या 1.73, तो वी कैन फाइंड इट वी कैन ये 8.65 66 हो जाएगा, 8.66 मीटर आंसर। So this is the net displacement of the boy, net displacement O to B in this problem. Now we have to find the direction of, ये टोटल विस्थापन हो गया, ये जो है टोटल डिस्प्लेसमेंट बॉय का कुल विस्थापन हो गया, जो कि कितना 5√3 मीटर, और या √3 का वैल्यू 1.732 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज 8.66 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 1.732 से 5 में, तो 8.66 मीटर दैट इज 8.66 मीटर।
नाउ इसका डायरेक्शन भी हमको मालूम करना है कि रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट नेट डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर, उसका इस डायरेक्शन से जो इनिशियल डायरेक्शन था बॉय के मोशन का, उससे कितना इंक्लिनेशन है, तो अल्फा है। तो अल्फा को भी हम एक और फार्मूला यूज करके टेंगल लॉ में ही हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो नाउ tan अल्फा इजकल टू, नाउ let alpha be the angle which makes with the direction of the resultant displacement makes with the direction of motion of the boy along each direction. Now we have ये नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया d1 mod d mod मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट डिस्प्लेसमेंट, इसको नाउ डायरेक्शन ऑफ द नेट डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन of the net displacement of the boy, of the net displacement is now tan alpha, with that is angle alpha, let alpha be the angle with the net displacement OB makes to the direction of initial direction of the boy along each direction. माने अल्फा जो है ये परिणामी विस्थापन OB है बॉय का, तो परिणामी विस्थापन का जो पूर्व दिशा के साथ या इनिशियल जो डायरेक्शन था, प्रारंभिक दिशा था लड़के का मोशन का, बॉय के मोशन का, उससे एंगल कितना है, अल्फा है। तो जो फार्मूला है tan अल्फा इजकल टू tan अल्फा इजकल टू mod of d2 वेक्टर, दैट इज सेकेंड डिस्प्लेसमेंट sin theta which is 60 degree and upon mod of d1 vector plus mod of d2 vector cos 60 cos theta. d2 vector is 5 meter, mod of d2 is 5 sin 60 degree. Angle between the line of motion of two displacements, d1 5 meter along each direction and d2 vector is also 5 meter. Another displacement of the y is along east northeast direction at angle 60 degree to the direction of positive x axis, that is east direction. लड़का जो है टर्न लेता है एक पूर्व दिशा से या एक्स की दिशा से 60 डिग्री पर, तो सेकेंड डिस्प्लेसमेंट d2 है, वो भी 5 मीटर है और पूर्व डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में गया है इस डायरेक्शन में, तो वो भी डिस्प्लेसमेंट ओ से स्टार्टिंग पॉइंट है लड़के का जहाँ से मोशन स्टार्ट करता है। तो ओ ए जो है रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस या इस डायरेक्शन में। तो नाउ d1 mod that is 5, d2 mod is also 5 cos 60 degree. Now it is 5 sin 60 root 3 by 2 upon 5 plus 5 cos 60 is equal to half upon 5 plus 5 upon 5 plus 5 cos 60 half, that is 5 root 3 in numerator we can write 5 root 3 upon 2 upon 5 plus 5 by 2, that is 5 plus 5 by 2, 5 by 2 LCM 2 यहाँ भी हो जाएगा, 5 plus 2 10 5 multiplied by 2 10 plus 5 by 2 LCM 10 हो जाएगा, 5 into 2 that is 10 plus 5 upon 2, 2 कैंसिल हो गया, that is 5 upon 10 plus 5 15, 5 by 15 root 3, 5 root 3 upon 10 plus 5, that is 5 and 15, 5 multiplied by 3 is 15, तो 15 कैंसिल हो गया, 5 से 3 root 3 by 3, that is और tan अल्फा इजकल टू रूट 3 अपॉन 3, रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर हो जाएगा 3 अपॉन 3 रूट 3, रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो रूट 3 इंटू रूट 3 दैट इज 3 एंड नीचे में भी रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रूट 3, 3 कैंसिल और tan अल्फा इक्वल्स टू 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3, 1 अपॉन रूट 3, 1 upon root 3 is value in tan 30, value of tan 30 in tan 30 is 1 by root 3,
therefore alpha is equal to 30 degree. Answer. The direction of the resultant vector of the boy, resultant displacement of the boy, that is d vector along OB, which is represented along OB is alpha, angle direction is alpha is equal to, ये अल्फा कितना होगा 30 डिग्री होगा, जबकि दोनों के बीच में माने दोनों डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो लाइन ऑफ एक्शन था जो के बीच का जो एंगल था वो 60 था इनिशियली, जिसको हमने थीटा सब कुछ किया था, थीटा इक्वल टू 60, और ये अल्फा हो गया रिजल्टेंट नेट डिस्प्लेसमेंट का ओबी का इस डायरेक्शन के साथ, इनिशियल बॉय के इनिशियल डायरेक्शन में जो मोशन था वो के लॉन्ग इस डायरेक्शन में, उसके साथ इंटीग्रेशन अल्फा हो गया, तो tan अल्फा इक्वल टू 1/√3 जो कि वैल्यू होता है tan में 30 का, tan 30, therefore अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री, therefore the direction of the resultant vector resultant vector means net displacement to the direction of to the x axis or this direction is 30 degree. This is the solution of this problem. Now problem number 2. Two vectors having magnitude 3 units and 4 units respectively. What should be the angle between them if the magnitude of the resultant is A 1 unit, in B 5 unit and C 7 unit. दो वेक्टर्स है, उसके बीच का उसका मैग्नीट्यूड दिया है. सपोज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स, जिसका मॉड दिया हुआ है. ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर इज 3 यूनिट्स, मॉड ऑफ बी वेक्टर इज 4 यूनिट्स. दो वेक्टर दिया है, तो सपोज करते हैं कि ये दो वेक्टर है, दो वेक्टर्स हैं, दो सदिश हैं, ए वेक्टर और ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, और इसके बीच का एंगल हमको मालूम करना है. अगर उनके बीच का जो रिजल्टेंट है वो हम मालूम है, तीन सिचुएशन है. ये रिजल्टेंट वेक्टर है जिसको हम पैरेललोग्राम लॉ से ऑब्टेन कर सकते हैं, और पैरेललोग्राम लॉ के एनालिटिकल ट्रीटमेंट से ही हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ऑब्टेन कर सकते हैं. ये पैरेललोग्राम फॉर्म हम कर सकते हैं. ये पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया. ये वेक्टर है वो ए से रिप्रेजेंट है और वो बी लाइन से रिप्रेजेंट है बी वेक्टर. दोनों के बीच का एंगल हमको मालूम करना है, थीटा कितना होगा. इसमें 3 सिचुएशंस है. जब रिजल्टेंट 1 यूनिट हो, आर वेक्टर का मॉड 1 यूनिट हो, दूसरा 5 यूनिट हो और तीसरा सी में 7 यूनिट. तो ये एंगल हमको दोनों वेक्टर्स के बीच में मालूम करना है. और दोनों वेक्टर को हमने सपोज किया ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो लेट थीटा विद एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. तो इट इज गिवन. और ये प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक रिटन बाई एस.सी. वर्मा का के चैप्टर 2 का फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रॉब्लम नंबर 6 भी है. और ऐसे जो मैं प्रॉब्लम कर रहा हूँ इस पार्ट में, तो उसका सीरियल में प्रॉब्लम नंबर 2 है. लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स चैप्टर 2 जो बुक है, उसके चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक के चैप्टर 2 का चैप्टर 2 जिसका नाम है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, उसका प्रॉब्लम नंबर 6 है. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट. सॉल्यूशन इट इज़ गिवन. सपोज हमने लिया है, सपोज किया है कि दो वेक्टर कौन कौन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है. ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जिसके बीच का एंगल हमको मालूम करना है. थ्री पॉसिबिलिटी है, 3 सिचुएशंस है उसमें. तो इट इज़ गिवन. अब फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स दिया हुआ है. इट इज़ गिवन मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 3 यूनिट्स. यूनिट्स कुछ भी हो सकता है. डिस्प्लेसमेंट अगर है तो मीटर होगा, फोर्स है तो न्यूटन है, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड होगा, तो ऑल आर मोमेंटम है तो मीटर पर सेकेंड होगा, मोमेंटम है तो केजी मीटर पर सेकेंड होगा, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड होगा. तो दीज ऑल आर वेक्टर्स. तो डिपेंड करता है कौन सा वेक्टर है, तो ये मालूम नहीं है कौन सा वेक्टर, केवल इसलिए इसमें कोई पार्टिकुलर वेक्टर नहीं दिया हुआ है कि कौन सा है, फोर्स है कि ये वेलोसिटी है कि एक्सेलेरेशन है या लीनियर मोमेंटम है. तो इसलिए उसको जो मैग्नीट्यूड है उसमें केवल यूनिट लिखा हुआ है, यूनिट्स, मात्रक. जो भी पार्टिकुलर जैसे फोर्स रहता तो ये न्यूटन हो जाता. अगर वेक्टर दोनों वेलोसिटी होता तो मीटर पर सेकेंड हो जाता, मोमेंटम होता तो केजी मीटर पर सेकेंड हो जाता. और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर. बी वेक्टर का मोड है दिया हुआ 4 यूनिट्स. हमको थीटा निकालना है, एंगल दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, थीटा इक्वल टू व्हाट. लेकिन 3 सिचुएशन है. पहला सिचुएशन है रिजल्टेंट वेक्टर जो कि डायगोनल से रिप्रेजेंट है. यहाँ पैरेललोग्राम एक फॉर्म कर लिया हमने, दोनों वेक्टर के हेल्प से एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो सकता है जिसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, दोनों साइड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उन दो साइड से जिससे कि जिसके द्वारा हम दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो एडजेसेंट साइड से, ओ ए और ओ बी से.
और इन दोनों एडजेसेंट साइड को लेकर के एक पैरेललोग्राम फॉर्म किया जा सकता है, जिसको मैंने किया भी है। और तो जो रिजल्टेंट होगा दोनों वेक्टर का, रिजल्टेंट जो होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का, वह दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, दोनों साइड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हो गया वो हो गया। तो वहाँ से पास करने वाला जो डायगोनल होगा, पास करने वाला डायगोनल यही है OC, इसको सपोज कर लेते हैं OC डायगोनल है। और इस डायगोनल द्वारा रिजल्टेंट वेक्टर दोनों का, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिशों के योग का समानांतर चतुर्भुज नियम से, कि अगर दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी समानांतर चतुर्भुज की दो एडजेसेंट साइड्स, दो आसन्न भुजाओं ओ ए और ओ बी, जो कि दूसरे से कनेक्टेड हों वो पॉइंट पर, तो उससे रिप्रेजेंट हो दो वेक्टर, तो उसका दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, परिणामी सदिश होगा, या दोनों का जो सम होगा वेक्टर सम ए वेक्टर और बी वेक्टर का, वह रिजल्टेंट, वह दोनों साइड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ से पास करने वाला जो डायगोनल होगा विकर्ण समानांतर चतुर्भुज का पैरेललोग्राम का OC, उसके द्वारा रिप्रेजेंट होगा। तो हमने सपोज किया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, जिसको ऑब्टेन करना है। लेकिन तीन पॉसिबिलिटी है, तीन सिचुएशंस हैं, तीन परिस्थितियां हैं जिसमें कि रिजल्टेंट दिया हुआ है। पहली परिस्थिति में रिजल्टेंट जो है, पहले केस में, इन फर्स्ट केस द रिजल्टेंट वेक्टर मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, यहाँ हमने रिजल्टेंट वेक्टर को R से रिप्रेजेंट किया है पैरेललोग्राम के डायगोनल से। तो मॉड ऑफ R वेक्टर इज 1 यूनिट। इस सिचुएशन में फर्स्ट केस में ए में 1 यूनिट है। अब एंगल निकालना है, तो पैरेललोग्राम लॉ का यूज करते जो रिजल्टेंट वेक्टर का एनालिटिकल ट्रीटमेंट, जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट था, उससे मैंने ऑब्टेन भी किया था रिजल्ट पिछले पार्ट्स में, जिसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को बतलाया था। उसमें फार्मूला हमने डिराइव किया था, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन ऑल्सो विद द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, दैट इज tan अल्फा। तो उसको फार्मूला का यूज करते हैं। तो नाउ यूजिंग द फार्मूला वी हैव, यूजिंग द फार्मूला we have mod R इक्वल टू रूट अंडर ए मॉड स्क्वायर प्लस बी मॉड स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो अगर स्क्वायर हम कर देते हैं दोनों साइड में, तो R मॉड स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर cos थीटा। और यही थीटा हमको फाइंड करना है, मालूम करना है। रिजल्टेंट फर्स्ट केस में दिया है, पहले केस में ए में 1 यूनिट, तो रिजल्टेंट इज 1 स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए इज 3 यूनिट, मॉड ए दैट इज 3 यूनिट स्क्वायर, 3 स्क्वायर, मॉड बी इज 4 यूनिट, 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos थीटा। नाउ वी कैन, और 1 इक्वल्स टू इन LHS 1, 3 स्क्वायर 9 प्लस यहाँ हो गया 16 दैट इज 25, 9 प्लस 16 25 प्लस 4 इंटू 3 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 24। 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो गया, और 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 24 प्लस 24 cos थीटा। और 1 माइनस 25 साइड चेंज कर दिए, 25 को LHS में ले आए इक्वल टू 24 cos थीटा। और 1 माइनस 25 इज माइनस 24 एंड राइट हैंड साइड इज RHS, इन RHS वी हैव 24 cos थीटा। और 1 माइनस 25 इन LHS माइनस 24 इक्वल टू 24 cos थीटा। देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू, इसलिए cos थीटा हो गया हेंस माइनस 24 अपॉन 24 दैट इज -1। और -1 cos का वैल्यू होता है 180, दैट इज cos थीटा इक्वल टू -1 दैट इज cos 180। वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ -1 वी कैन राइट cos 180, -1 की जगह cos 180 लिख सकते हैं। देयरफॉर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 180 डिग्री, और पाई रेडियन, इसको 180 डिग्री को पाई रेडियन कहा जा सकता है। दिस इज द आंसर, दिस इज द। तो ये फर्स्ट जो केस था ए, जिसमें कि रिजल्टेंट वेक्टर R वेक्टर का मॉड 1 यूनिट है, तो उस सिचुएशन में दोनों वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना हुआ 180। अब दो सिचुएशंस और है, जब इन बी सेकेंड केस में रिजल्टेंट इज 5 यूनिट एंड थर्ड केस में सी में रिजल्टेंट इज 7 यूनिट। नाउ इन केस बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर R वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो कि पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ। तो यहाँ दिया है बी केस में। अब ए केस में तो हमने सॉल्व कर लिया, एंगल निकाल दे, एंगल मालूम हो गया थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। लेकिन बी केस में रिजल्टेंट का मॉड दिया है कितना, R मॉड इक्वल टू है 5 यूनिट है। अब इसमें फिर फार्मूला हम पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं, थीटा कितना होगा दोनों वेक्टर के बीच में, दैट इज R स्क्वायर इक्वल टू मॉड R स्क्वायर इक्वल टू दैट इज 5 स्क्वायर इक्वल टू ए मॉड स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस बी मॉड स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए दैट इज 3 मॉड बी 4 इंटू cos थीटा
यहाँ एंगल डिफरेंट होगा क्योंकि रिजल्टेंट चेंज हो गया है, 1 यूनिट से 5 यूनिट हो गया है। और वी हैव यूजिंग द फार्मूला वी हैव 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आर मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो हमने आर मॉड आर का वैल्यू, मॉड ए का वैल्यू, मॉड बी का 2 मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा, तो सभी का वैल्यू पुट कर दिया है जो भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, ए मॉड बी मॉड हमने इसको डायरेक्टली पुट कर दिया है फार्मूला में। और LHS में हो जाएगा 25 और ये हो गया 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 4 इंटू 3 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 24 कॉस थीटा। और 25 इक्वल्स टू 16 प्लस 9 25 प्लस 24 कॉस थीटा। और 25 माइनस 25 कैंसिल हो गया, दैट इज 0, दैट इज 24 कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, कॉस 24 कॉस थीटा इक्वल टू 0, दैट इज कॉस थीटा इक्वल टू 0 मीन्स 0 आने का मतलब है कि थीटा इक्वल टू 90, क्योंकि कॉस 90 जो है 0 होता है। और इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू 24 कॉस थीटा इक्वल टू 0, इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू 0/24 दैट इज 0। और 0 वैल्यू है कॉस 90 का, दैट इज कॉस 90 डिग्री, कॉस 90। देयरफॉर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। आंसर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बिटवीन टू वेक्टर एंड बी वेक्टर इज if the resultant vector is given 5 unit then angle between a vector and b vector will be 90 डिग्री। अगर रिजल्टेंट वेक्टर कितना है 5 यूनिट है दिया हुआ, तो दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। मतलब दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे उस सिचुएशन में। अब एक और सिचुएशन है सी, एक और केस है, उसमें रिजल्टेंट का मॉड दिया है 7 यूनिट, तब कितना होगा दोनों वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर जिसको डायग्राम में मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो उसके बीच का एंगल कितना होगा ये निकालना है। जब जो रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर है जो कि यहाँ डायगोनल से रिप्रेजेंट है पैरेललोग्राम के, तो उसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट है, तो एंगल हमें फाइंड करना है। नाउ इन केस सी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज मॉड ऑफ आर वेक्टर इज 7 यूनिट एंड मॉड ऑफ 2 वेक्टर्स आर given 3 units and 4 units respectively, mod of A is equal to 3 unit and mod of B is equal to 4 unit। तो एज यूजुअल है पहले की तरह, लेकिन रिजल्टेंट अब हो गया चेंज होकर के सी केस में 7 यूनिट। नाउ यूजिंग अगेन द फार्मूला ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दैट इज आर मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, दैट इज आर मॉड स्क्वायर इज 7 स्क्वायर और मॉड ए स्क्वायर, मॉड ए इज 3 दैट इज 3 स्क्वायर प्लस मॉड बी 4 स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए दैट इज 3 मॉड बी 4 इंटू कॉस, लेट थीटा विद एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, वी हैव टू फाइंड इट। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा माना ए वेक्टर और बी वेक्टर का, जिसको कि मालूम करना है जब रिजल्टेंट हो गया दोनों वेक्टर के बीच का 7 यूनिट आर वेक्टर, जो कि पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट किया गया है। अब इधर हो जाएगा 7 स्क्वायर आर इज 7 दैट इज 49 और ये 3 स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24 कॉस थीटा और 49 माइनस 25 16 प्लस 9 25, इसको LHS में ले आते हैं इजकल टू 24 कॉस थीटा और 49 माइनस 25 इज 24 इजकल टू 24 कॉस थीटा और दिस इज देयर फॉर कॉस थीटा इजकल टू 24/24 दैट इज 1। ऐसे भी कैंसिल कर सकते थे सीधे 24 24 1, तो सीधे हो गया 24/24 इजकल टू 1 देयर फॉर 1 मीन्स cos 0 डिग्री 1 होता है। देयर फॉर एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 0 डिग्री, इसलिए थीटा इजकल टू 0 डिग्री आंसर। Angle between 2 vector is 0 degree. In this case, when the resultant magnitude of resultant vector is 7 units, then angle between 2 vectors A vector and B vector is 0 degree. जब दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ए वेक्टर और बी वेक्टर का 7 यूनिट है, 7 मात्रक है, तो उस स्थिति में दोनों एंगल के बीच का, दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है 0 डिग्री होगा, जो कि cos 1 जो वैल्यू होता है वो cos 0 का होता है। और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तीनों केसेस जो थे इसके तीनों स्थितियाँ A, B और C में।
Now problem 3, which is in the given figure, two numerically equal forces 10 Newton and 10 Newton are acting as shown in figure. What is the magnitude of their resultant? इन दोनों फोर्सेस जो इक्वल मैग्नीट्यूड का है 10 न्यूटन और 10 न्यूटन का, इसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट क्या होगा ये ऑब्टेन करना है। लेकिन दोनों फोर्स का जो इक्वल मैग्नीट्यूड का है दोनों फोर्स 10 न्यूटन 10 न्यूटन, लेकिन दोनों डायरेक्शन जो है दोनों का अपोजिट है। ये अपवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन 60 डिग्री एंगल पर एक्ट कर रहा है, और ये जो है ये अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस ये वर्क कर रहा है 10 न्यूटन का फोर्स। तो दोनों का रिजल्टेंट ऑब्टेन करना है। तो यहाँ दिया है दोनों ही फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड दिया है, दोनों इक्वल है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। मतलब F1 मॉड, दोनों फोर्स को हम F1 F2 सपोज से इंडिकेट अगर करें, रिप्रेजेंट करें, तो F1 का मॉड ऑफ F1 और मॉड ऑफ F2 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दैट इज मॉड ऑफ F वेक्टर दैट इज 10 न्यूटन। इक्वल मैग्नीट्यूड का दोनों फोर्स है। दोनों के बीच का एंगल जो है, दोनों फोर्स के बीच लाइन ऑफ एक्शन है, उसके बीच का एंगल इंक्लिनेशन है 60 डिग्री है। तो इसका दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। अब देखिए दोनों वेक्टर जो है, ये वेक्टर अलोंग ये 10 न्यूटन जो है 60 डिग्री एंगल पर इंक्लाइन है, तो इसका डायरेक्शन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है, और इसका जो है 60 डिग्री एंगल पर अपवर्ड डायरेक्शन में है। और दूसरा जो फोर्स है 10 न्यूटन का एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो एक्ट कर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्ट कर रहा है, वह निगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अपोजिट है। तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है एक्स एक्सिस माने जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स है, उसका लाइन ऑफ एक्शन 10 न्यूटन का जो फोर्स है उसके डायरेक्शन के अपोजिट है। तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा 10 न्यूटन फोर्स का, वह जो है निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, मतलब इधर हो जाएगा लाइन ऑफ एक्शन इसका। इस वेक्टर का 10 न्यूटन जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है, उसका लाइन ऑफ एक्शन को अगर हम आगे बढ़ा दें तो लाइन ऑफ एक्शन इधर हो जाएगा निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग काम कर रहा है। तो अब जो एंगल होगा दोनों वेक्टर के बीच में, एक्चुअली एंगल यहाँ 60 है, लेकिन अब जो एंगल हो जाएगा रिमेनिंग एंगल दोनों वेक्टर के बीच में, ये 10 न्यूटन वाला का डायरेक्शन इधर हो जाएगा लाइन ऑफ एक्शन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, अब ये एंगल 60 नहीं अब देखना होगा। अब हमको ये 10 न्यूटन और ये जो लाइन ऑफ एक्शन है इसको माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रोड्यूस कर दिए। अब इसका रिजल्टेंट में देखने के लिए हमको ये दोनों का बीच का एंगल लेना होगा, जो लाइन ऑफ एक्शन है। ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री। ये एंगल हो गया दोनों वेक्टर के बीच 120 डिग्री। अब रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, और रिजल्टेंट जो डायरेक्शन होगा, रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है अब इधर हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स का जो डायरेक्शन है अब इधर हो जाएगा। ये रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन हो गया एफ वेक्टर ये, और इसको डायगोनल फॉर्म कर सकते हैं, डायगोनल से ये रिप्रेजेंट हो जाएगा इसके। ये दोनों फोर्सेस है 10 न्यूटन और 10 न्यूटन, इसके डायगोनल से ये रिप्रेजेंट हो जाएगा ये रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट फोर्स हो गया, जो कि दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स, मतलब 10 न्यूटन का जो लाइन ऑफ एक्शन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और ये ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में 60 डिग्री एंगल पर ये 10 न्यूटन का फोर्स दूसरा फोर्स एक्ट कर रहा है। अब दोनों के बीच का जो लाइन ऑफ एक्शन है, दोनों के बीच के एंगल है 60, लेकिन यहाँ जो लाइन ऑफ एक्शन है 10 न्यूटन का, वह निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो इसको आगे की ओर प्रोड्यूस कर दिए। प्रोड्यूस करने से क्या हुआ, इसका इस फोर्स का और 10 न्यूटन का जो फोर्स है 60 डिग्री पर इंक्लाइन है, उसके बीच का एंगल हो गया 120, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो फॉर्म होगा टोटल, वो पॉइंट पर टोटल एंगल 180 हो सकता है। तो यहाँ पर ये 60 है दोनों के बीच, तो रिमेनिंग एंगल जो है दोनों फोर्सेस के बीच में 120 हो गया। और इसका जो रिजल्टेंट होगा अब एफ वेक्टर हो गया, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है, और इसको अगर पैरेललोग्राम अगर फॉर्म कर दें तो पैरेललोग्राम्स के डायगोनल से ये रिप्रेजेंट होगा एफ वेक्टर। तो नाउ यूजिंग द थीटा 60 दिया है, लेकिन हमारे केस में अब जो एंगल होगा F1 और इसके बीच में 120 हो जाएगा। तो यहाँ जो एंगल होगा, अब 60 तो फिगर में दिया है, लेकिन अब हमारा जो केस है F1 F2 जो है, तो अब दोनों का एंगल होगा। अब हम एंगल कितना कर देंगे, अब कितना सपोज करेंगे, अब 120 इस केस में अकॉर्डिंग टू द फिगर। और ये F1 था, ये F1 F2 दोनों तो सेम ही मैग्नीट्यूड का फोर्स है। तो नाउ यूजिंग द फार्मूला ऑफ एंगल ऑफ parallelogram law of vector addition, the magnitude of resultant force is given by using the formula. The magnitude of resultant force is given by using the formula. The magnitude of resultant force is given by F1 mod square is equal to mod F1 is equal to root under F1 mod F1 square plus root under F1 square, that is F1 F2 दोनों 10 है, 10 स्क्वायर, F2 भी 10 है, 10 स्क्वायर प्लस 2
F1 mod that is 10, F2 mod भी 10, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, हमने लिखा भी है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड mod ऑफ F1 mod ऑफ F2 10 न्यूटन। अब दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? प्रॉब्लम में दोनों के बीच का लाइन दिया हुआ है इंक्लिनेशन 60, लेकिन 10 न्यूटन का जो लाइन ऑफ एक्शन है नेगेटिव एक्सिस के लॉन्ग है, तो उसको आगे लेफ्ट साइड में प्रोड्यूस कर दिए, तो उसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है माइनस एक्सिस के लॉन्ग। देयरफॉर एंगल बिटवीन 10 न्यूटन, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स 10 न्यूटन and another force 10 Newton is now 180 minus 60, that is 120 degree, and the resultant force is directed by the is along the is directed along the diagonal of the parallelogram, which can be formed by taking 10 Newton force and F1 and F2, taking assuming two sides of the parallelogram। पैरेललोग्राम के दो साइड्स मान करके 10 न्यूटन और 10 न्यूटन के दोनों फोर्स को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे पैरेललोग्राम, तो उसके डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा रिजल्टेंट फोर्स, जिसको हमने शो किया है, जो दोनों फोर्स के बीच का एंगल 120 पर दिखाया है। तो 2 इंटू कॉस नाउ थीटा इज 120 डिग्री, ये रूट अंडर थोड़ा बढ़ा दीजिए, 10 न्यूटन का फोर्स लाइन ऑफ एक्शन उसका अपोजिट है, दैट इज नाउ रूट अंडर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, दैट इज 10 स्क्वायर 100 प्लस 100 प्लस 2 इंटू 10 स्क्वायर 2 इंटू 100 इंटू कॉस 120 इज माइनस हाफ माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज, और ये 100, अब 100 ये बचा 100 प्लस 100 प्लस माइनस माइनस, कॉस 120 माइनस हाफ है, तो यहाँ पर आगे प्लस है, तो प्लस माइनस 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 100 प्लस 100 माइनस 100 एक कैंसिल हो गया, दो प्लस 100 और माइनस 100 कैंसिल हो गया, एक प्लस 100 बचा, दैट इज रूट अंडर 100 और 100 का स्क्वायर रूट होगा फिर 10 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 10 न्यूटन हो जाएगा, जो कि दोनों वेक्टर के बीच जो गिवन वेक्टर है 10 न्यूटन और 10 न्यूटन, उसके बीच का एंगल 120 हो जाएगा, और रिजल्टेंट जो वेक्टर है एफ वेक्टर, जो कि पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10 न्यूटन। आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। और रिजल्टेंट फोर्स को हमने फिगर में दिखलाया है, उसके डायरेक्शन को। Now problem number 4, which is the last problem of this part as well. The problem is a man moves 30 मीटर नॉर्थ, 30 मीटर नॉर्थ में गया, अपवर्ड डायरेक्शन को नॉर्थ सपोज किया है, देन 20 मीटर ईस्ट, उसके बाद 20 मीटर ईस्ट डायरेक्शन, ओरिएंटल डायरेक्शन इज द ईस्ट डायरेक्शन, एंड देन 30√2 मीटर साउथ वेस्ट, उसके बाद 30√2 मीटर साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 30√2 मीटर, 20 मीटर नॉर्थ ईस्ट जाने के बाद फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द मैन। ओरिजिनल पोजीशन वो से स्टार्ट किया है और फाइनल पोजीशन यहाँ आ गया, सी पर आ गया, नॉर्थ साउथ वेस्ट में जाने के बाद। तो ओरिजिनल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और उसके लिए वह गया 30 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में एलोंग अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, और उसके बाद एलोंग ईस्ट डायरेक्शन 20 मीटर एलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज द ईस्ट डायरेक्शन, एंड देन 30√2 मीटर साउथ वेस्ट, उसके बाद साउथ वेस्ट, नीचे साउथ है, इधर माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेस्ट डायरेक्शन है, तो इधर दोनों के बीच कितना डिस्टेंस कवर किया है 30√2 मीटर। तो उसका नेट टोटल डिस्प्लेसमेंट उस आदमी का पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन पॉइंट्स ओ से निकालना है, कैलकुलेट करना है, और उसका मैग्नीट्यूड भी। तो पहले हम नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा उस मैन का स्टार्टिंग पॉइंट से ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस फाइनली पी सी वेक्टर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन is equals to OA vector along north 30 मीटर है, OA vector plus along east 20 मीटर, that is AB vector, and 30√2 मीटर BC along southwest direction in southwest plane 30√2 मीटर, that is BC vector,
स्टार्टिंग से ओ ए, स्टार्टिंग पॉइंट ओ से इसका नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। अब इस डायरेक्शन के लॉन्ग यूनिट वेक्टर ये प्लस एक्स एक्सिस है और वेस्ट जो है माइनस एक्स एक्सिस है, नॉर्थ डायरेक्शन प्लस वाई एक्सिस है और साउथ डायरेक्शन नेगेटिव माइनस वाई एक्सिस है, माइनस वाई एक्सिस। इस डायरेक्शन के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, लिया जाता है, सपोज किया जाता है। वाई डायरेक्शन के लॉन्ग यूनिट वेक्टर जे कैप सपोज किया जाता है प्लस जे कैप, माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग दैट इज साउथ डायरेक्शन में माइनस जे कैप हो जाएगा, और वेस्ट डायरेक्शन या निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप, इधर भी माइनस आई कैप। अब हमको जो डिस्प्लेसमेंट है नेट डिस्प्लेसमेंट ओ ए, तो मैग्नीट्यूड भी दिया है और डायरेक्शन भी देखना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से आदमी ने चलना स्टार्ट किया, मैन ने चलना स्टार्ट किया, वो पॉइंट से नॉर्थ डायरेक्शन में 30 मीटर गया, प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग गया नॉर्थ डायरेक्शन, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है जे कैप, तो मैग्नीट्यूड हो गया 30 और यूनिट वेक्टर हो गया जो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन को दैट इज प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग अपवर्ड डायरेक्शन में जे कैप हो गया, मैग्नीट्यूड 30 हो गया, जे कैप यूनिट वेक्टर हो गया जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने में यूज होता है, प्लस ए बी वेक्टर। अब इसके बाद ये नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया, 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट थी, डिस्प्लेसमेंट जो है मैग्नीट्यूड हो गया और जे कैप उसका डायरेक्शन हो गया प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग। अब इसके बाद 30 मीटर मूव करने के बाद 20 मीटर इस डायरेक्शन में जाता है, इस डायरेक्शन मीन्स अलॉन्ग ए बी दैट इज अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को सपोज किया जाता है आई कैप, तो दैट इज मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का हो गया 20 और आई कैप हो गया यूनिट वेक्टर। और अब बी सी के लॉन्ग जो है मतलब साउथ वेस्ट में, अब यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट 32 मीटर है तो 32, तो यहाँ दोनों का कंपोनेंट देखना होगा इधर, अब मतलब वेस्ट के लॉन्ग भी और साउथ के लॉन्ग भी, क्योंकि पार्टिकुलर न तो वेस्ट के लॉन्ग है मूवमेंट उसका और न ही साउथ के लॉन्ग है, दोनों के बीचों बीच है, तो दोनों का कंपोनेंट लेना होगा 30√2। अब कंपोनेंट देखिए दोनों इंक्लिनेशन, ये साउथ ईस्ट मैंने वेस्ट डायरेक्शन में है, इसका मतलब है साउथ और ईस्ट के बीचों बीच है मैंने ठीक, ये बीचों बीच डायरेक्शन होगा साउथ वेस्ट, तो ये एंगल जो है 45 हो जाएगा वर्टिकल से। वेस्ट और साउथ के बीच का एंगल 90 है, तो इसलिए साउथ वेस्ट में है तो ये एकदम मिडल में होगा इसके, तो कहने का मतलब 45 दोनों एक्सिस के साथ है, दोनों एक्सिस के साथ जो है वेस्ट और साउथ डायरेक्शन के साथ है। अब इसका कंपोनेंट हो जाएगा 32, दोनों लेकिन निगेटिव ही है। अब 30√2 हो गया कॉस 45, और फिर यहाँ भी साउथ डायरेक्शन से भी 45 होगा, इधर भी कॉस 45, नहीं तो एक डायरेक्शन अगर ले सपोज करते इधर वेस्ट डायरेक्शन से अगर है इंक्लिनेशन मानते हैं तो इधर कॉस 45 इधर साइन 45 भी हो सकता है, लेकिन दोनों डायरेक्शन से अंडरस्टूड है कि 45 होगा, तो कॉस भी लिया जा सकता है दोनों। तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया 30√2 मैग्नीट्यूड हो गया। अब हम इसे हम थोड़ा पीछे से लिखते हैं जिससे कि पूरा कवर हो जाए। नेट स्पेस ओ ए, तो ए तो हमने देखा नॉर्थ डायरेक्शन में 30 मीटर है और यूनिट वेक्टर जे कैप है दैट इज 30 जे कैप प्लस ए बी, इस डायरेक्शन में है 20 आई कैप प्लस बी सी। अब बी सी में आ गया, अब यहाँ पर कंपोनेंट लेना पड़ा, इसलिए कि या तो वेस्ट डायरेक्शन होता या साउथ होता, तब उसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर मान लिया साउथ होता तो माइनस जे 30√2 माइनस जे कैप हो जाता, और वेस्ट होता तो 30√2 माइनस आई कैप हो जाता। अब ये दोनों के बीचों बीच है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ है, तो वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो उस सिचुएशन में इस जो उसका डिस्प्लेसमेंट है बी सी के लॉन्ग, तो उसका 30√2 मीटर उसका दोनों और कंपोनेंट लेना होगा वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन में, तो दोनों से इंक्लिनेशन 45 हो सकता है। तो इस सिचुएशन में बी सी वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा कितना 30√2 कॉस 45 डिग्री, और इधर लेते हैं पहले वेस्ट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप और प्लस, अब नीचे भी इधर भी 30√2 और इधर भी इंक्लिनेशन 45 है, तो बीचों बीच है तो अंदर वेस्ट ईस्ट है तो 45 पर होगा, क्योंकि कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन दिया नहीं है, तो इसका मतलब है कि बीचों बीच है वेस्ट ऑफ ईस्ट। नहीं तो वेस्ट से कहता है कि मान लिया कि वेस्ट से 30 डिग्री है, तब ये एंगल जो है तब 45 नहीं होता, तब रिमेनिंग एंगल 60 होता। तो इधर अब नीचे की ओर कंपोनेंट हम सपोज करेंगे 30 का, मतलब साउथ डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में तो कंसीडर कर लिया 30√2 कॉस 45 माइनस आई कैप। अब इधर साउथ डायरेक्शन में 30√2 और इधर में इंक्लिनेशन है तो कॉस लिया जा सकता है, नहीं तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन से अगर रहता है थी होगा 45 लेकर इधर नहीं है तो साइन 45 भी ले सकते थे, दोनों का वैल्यू 1/√2 आएगा।
तो 30√2। अब ये मानते हुए इससे भी इंक्लिनेशन है साउथ डायरेक्शन से, तो कॉस ही ले लेते हैं कंपोनेंट, कॉस 45। जिधर डायरेक्शन होता है दिया हुआ उधर कंपोनेंट जो है कॉस थीटा के टर्म में होता है, और जिस एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन नहीं होता है वेक्टर का, तो उधर कंपोनेंट उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा सपोज करना होता है। तो 30√2 cos 45 साउथ डायरेक्शन में, और यूनिट वेक्टर माइनस जे कैप नीचे की ओर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये हो गया 30 इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट 30 जे कैप प्लस 20 आई कैप, और ये हो गया माइनस cos 45 1/√2, और यहाँ भी cos 45 sin 45 भी 1/√2 होता है। तो 30√2 माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 30√2 cos 45 1/√2 आई कैप, माइनस आई तो माइनस बाहर कर, यहाँ प्लस 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 की जगह माइनस कर दिए, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस 30√2 मल्टीप्लाइड बाई cos 45 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी √2 से √2 कैंसिल हो गया। तो 30i ये हो गया 30i इक्वल टू हो गया 30 जे कैप प्लस 20 आई कैप, ये नेट डिस्प्लेसमेंट है, माइनस 30i माइनस 30 नीचे जे है, यहाँ जे कैप होगा, जे कैप, तो माइनस 30i ये बचा, √2 कैंसिल हो गया, माइनस 30i कैप माइनस 30 जे कैप, ये टर्म 30i बचा, नीचे लिख दिया माइनस 30i, और ये भी √2 से √2 कैंसिल हो गया, माइनस 30j। अब 30j प्लस 30j माइनस 30j कैंसिल हो गया। अब 20i माइनस 30i 20i माइनस 30i दैट इज माइनस 10i, माइनस 10i कैप, ये आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट को हम डी से डिनोट करते हैं, डी वेक्टर, नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस 10i कैप, का मतलब है वेस्ट डायरेक्शन में होगा। नेट डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वह वेस्ट डायरेक्शन में होगा 10 मीटर से, 10 मीटर वेस्ट डायरेक्शन है, दैट इज अलोंग वेस्ट डायरेक्शन, माइनस आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वेस्ट डायरेक्शन। तो नेट डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, माइनस 10i कैप है, इसका मतलब है 10 मीटर होगा वेस्ट डायरेक्शन में, दैट इज अलोंग 10 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस 10i कैप, और मैग्नीट्यूड हो जाएगा डी मॉड √10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर दैट इज 10 मीटर, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10 मीटर, 10 मीटर हो गया, लिख भी दिया है 10 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। और ऐसे फार्मूलाज का यूज करके भी इसका मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट डिस्प्लेसमेंट इज, मैग्नीट्यूड नेट डिस्प्लेसमेंट को डी वेक्टर से हमने डिनोट किया है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर इक्वल टू √, एक ही कंपोनेंट है आई कम, तो माइनस 10 का स्क्वायर दैट इज √100 मीन्स √100 माइनस स्क्वायर दैट इज -1 स्क्वायर दैट इज प्लस दैट इज 10 मीटर आंसर। मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट डी अंडर मॉड ऑफ डी वेक्टर इक्वल टू 10 मीटर, और डायरेक्शन किधर है, माइनस वेस्ट डायरेक्शन में, दैट इज माइनस आई कैप, यहाँ जो रिजल्ट हमारा आया है आंसर में माइनस आई कैप रिप्रेजेंट करता है कि वेस्ट डायरेक्शन में है, और मैग्नीट्यूड कितना होगा 10 मीटर होगा, माइनस 10 मीटर है लेकिन माइनस बता रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नीट्यूड तो 10 मीटर ही होगा, मैग्नीट्यूड अलग से निकाल भी दिया। तो इस प्रकार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल दिए, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी हमने कैलकुलेट किया, ऑब्टेन किया। ये भी आंसर है फर्स्ट पार्ट का, और सेकेंड पार्ट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और इसी के साथ ये पार्ट जो पार्ट 8 था मोशन इन प्लेन चैप्टर नंबर 4 का, वो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।